हिंदी ऑडियो बुक में आपका हार्दिक स्वागत है। यह मंच आपके लिए दुनिया की बेहतरीन और प्रेरणादायक किताबों का सारांश हिंदी में लेकर आता है, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन किताबों से मिलने वाले ज्ञान को आसानी से समझ सकें और उसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी व्यस्त जिंदगी में भी नई नई किताबों के अमूल्य विचारों को जान सकें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हों। आज हम आपको डेविड बाक द्वारा लिखी गई बहुचर्चित किताब द ऑटोमैटिक मिलियनेयर के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें। यह एक ऐसी किताब है जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस की एक सिंपल और प्रैक्टिकल राह दिखाती है। द ऑटोमैटिक मिलियनेयर आपको सिखाती है कि अमीर बनने के लिए न तो आपको बड़े पैमाने पर पैसे कमाने की जरूरत है और न ही जटिल फाइनेंशियल प्लान्स बनाने की। आपको बस डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल हैबिट्स की जरूरत है जिन्हें आप ऑटोमैटिक बना सकें। किताब की शुरुआत एक साधारण लेकिन प्रभावशाली कहानी से होती है। हर्षित, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, आपको एक ऐसे दंपति की प्रेरणादायक यात्रा से परिचित कराएगा जो दिखने में तो आम है, लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस के असली उदाहरण हैं। ये दंपति एवरेज इनकम कमाते हैं, न तो उनके पास कोई लॉटरी का पैसा है और न ही कोई बड़ा इनहेरिटेंस, फिर भी उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है कि वो न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर चुके हैं, बल्कि एक आरामदायक और सिक्योर लाइफस्टाइल जी रहे हैं। डेविड बाक इस किताब में एक सिंपल आइडिया पेश करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर्षित आपको बताएगा कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को अपनाकर आप अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक बना सकते हैं। यह किताब फाइनेंशियल प्लानिंग को किसी कठिन गणित जैसा नहीं, बल्कि एक आसान और सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाती है जिसे हर कोई समझ सकता है। द ऑटोमैटिक मिलियनेयर सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि छोटे छोटे बदलावों के जरिए आप बड़ी सफलता कैसे पा सकते हैं। हर्षित के साथ इस यात्रा में जानिए कि कैसे अपनी इनकम का सही उपयोग करते हुए आप न केवल अपने वर्तमान को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। तो जुड़िए हर्षित के साथ इस खास एपिसोड में, जहां हम आपको इस किताब की स्ट्रैटेजीज और प्रिंसिपल्स विस्तार से समझाएंगे, ताकि आप भी अपने सपनों को साकार कर सकें। हिंदी ऑडियो बुक का यह सफर शुरू होता है अब। चैप्टर 1, मीट द ऑटोमैटिक मिलियनेयर। हर्षित आज हमें एक साधारण लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण से दंपति जिम और सू से। ये दोनों न तो करोड़पति परिवार से आते हैं, न ही उनकी कमाई बहुत ज्यादा है। जिम एक साधारण मिस्त्री है और सू एक ग्राफिक डिजाइनर, लेकिन इनके पास कुछ ऐसा है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। हर्षित बताता है कि इन दोनों ने एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई है जो न केवल आसान है, बल्कि 100% फुल प्रूफ भी है। एक दिन जिम और सू डेविड बाक से फाइनेंशियल सलाह लेने पहुंचे। डेविड ने उनसे उनके खर्च और बचत की स्थिति के बारे में पूछा। उनके जवाब ने डेविड को हैरान कर दिया। जिम और सू न केवल अपने घर के मालिक थे, बल्कि उनके पास रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा भी जमा था। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस तरह से प्लान किया था कि उनका फाइनेंशियल फ्यूचर पूरी तरह सुरक्षित था। हर्षित यहां पर जिम और सू का सबसे बड़ा राज खोलता है, ऑटोमेशन। उन्होंने अपने पैसों की बचत और निवेश को पूरी तरह ऑटोमैटिक बना दिया था। हर्षित समझाता है कि जिम और सू की सबसे खास बात यह थी कि वे अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले खुद के लिए बचाते थे, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट का फॉर्मूला अपनाते थे। उन्होंने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी और इसे अपने खर्चों से पहले सेट कर दिया। हर्षित यह भी बताता है कि जिम और सू का तरीका किसी रॉकेट साइंस पर आधारित नहीं था। उन्होंने छोटी छोटी आदतों के जरिए बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि 1. लट्टे फैक्टर, लैट फैक्टर। हर्षित इसे सरल भाषा में समझाता है। वह कहता है कि हम अक्सर छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे रोजाना बाहर से कॉफी खरीदना, बिना प्लान के खाना ऑर्डर करना या अनावश्यक सब्सक्रिप्शन लेना।
जिम और सू ने इन छोटे खर्चों को पहचान कर इन्हें कंट्रोल किया और इन पैसों को बचत और निवेश में लगाया। 2. ऑटोमेटिक सेविंग्स। हर्षित समझाता है कि जिम और सू ने अपनी इनकम का 10 से 15% हिस्सा हर महीने ऑटोमेटिकली अपने सेविंग्स अकाउंट और इन्वेस्टमेंट प्लान्स में ट्रांसफर करवा दिया। इससे उन्हें डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद मिली। 3. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उन्होंने अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट किया और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाया। हर्षित आगे कहता है कि डेविड बाक ने इसी फिलॉसफी को द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में विस्तार से समझाया है। यह फिलॉसफी बताती है कि अमीर बनने के लिए आपको हर दिन पैसों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक सिस्टम बनाइए और उसे फॉलो करते रहिए। हर्षित इस अध्याय के अंत में हमें एक जरूरी लेसन देता है। अगर जिम और सू जैसी साधारण इनकम वाले लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस पर नजर रखनी होगी और सेविंग को अपनी पहली प्रायोरिटी बनानी होगी। तो यह था पहला अध्याय, जहां हर्षित ने हमें बताया कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है ऑटोमेशन। तैयार हो जाइए अगले अध्याय में हर्षित के साथ और गहरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सीखने के लिए। चैप्टर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर्षित आज हमें द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के दूसरे अध्याय की सबसे अहम सीख के बारे में बताएगा, जिसे डेविड बाक ने पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा है। हर्षित समझाता है कि यह फाइनेंशियल सक्सेस की बुनियाद है और इसे अपनाना हर किसी के लिए जरूरी है। हर्षित शुरुआत करता है एक सवाल से, जब आप अपनी सैलरी पाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अपने खर्चों का हिसाब लगाते हैं, बिल्स भरते हैं या जरूरी चीजों के लिए पैसा अलग रखते हैं। लेकिन यही वह गलती है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। हर्षित कहता है कि अगर आप अपने भविष्य को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पे करना सीखिए, यानी अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले बचत और निवेश के लिए अलग कीजिए और फिर बाकी खर्चों पर ध्यान दें। हर्षित हमें जिम और सू की कहानी से जोड़ता है, जिन्होंने इस प्रिंसिपल को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। जिम और सू अपनी इनकम का 10 से 15% हिस्सा हर महीने ऑटोमेटिकली बचत और निवेश में डालते थे। उन्होंने इसे अपनी आदत बना लिया था और अपने पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए समय के साथ बढ़ने दिया। हर्षित बताता है कि इस तरीके ने उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लाया और उन्होंने कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना नहीं किया। हर्षित इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझाते हुए कहता है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिक बनाना ही फाइनेंशियल सक्सेस का असली राज है। हर्षित इस फिलॉसफी को 3 हिस्सों में समझाता है। सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दें, यानी अपनी इनकम से पहले सेविंग को अलग कीजिए। दूसरा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाए, यानी जितनी जल्दी आप पैसे निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा वह समय के साथ बढ़ेगा। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना, यानी अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इतना सिस्टमैटिक बना लीजिए कि आपको बार बार इस पर ध्यान न देना पड़े। हर्षित अपनी एक व्यक्तिगत कहानी भी साझा करता है, जिसमें वह बताता है कि नौकरी की शुरुआत में वह भी महीने के अंत में बचत करने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कुछ बचता ही नहीं था। फिर उसने डेविड बाक की यह किताब पढ़ी और पे योरसेल्फ फर्स्ट का प्रिंसिपल अपनाया। उसने अपनी सैलरी का 15% हिस्सा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका सेविंग अकाउंट बढ़ने लगा और उसने महसूस किया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अनुभव कितना सुकून देने वाला है। हर्षित कहता है कि यह प्रिंसिपल सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक माइंडसेट है जो आपको अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार बनाता है। हर्षित अंत में कहता है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई जादू नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आज ही पे योरसेल्फ फर्स्ट का प्रिंसिपल अपनाइए। अपनी इनकम का एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डालने की प्रक्रिया शुरू कीजिए और इसे अपनी प्राथमिकता बनाइए। यह आपको न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, बल्कि आपके सपनों को साकार करने की ताकत भी देगा। तो यह था दूसरा अध्याय, जहां हर्षित ने हमें फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा रूल सिखाया और हमें पे योरसेल्फ फर्स्ट के महत्व को समझाया। अगले अध्याय में हर्षित हमें बताएगा कि कैसे लट्टे फैक्टर, यानी छोटे छोटे अनावश्यक खर्च आपके सपनों को चुराते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं।
तैयार हो जाइए अगले सबक के लिए। चैप्टर 3, लट्टे फैक्टर, लैट फैक्टर। हर्षित आज हमें एक और अहम सीख देने जा रहा है, जिसे दी ऑटोमैटिक मिलियनेयर के तीसरे अध्याय में डेविड बाक ने लैट फैक्टर कहा है। हर्षित इस सिद्धांत को समझाने से पहले हमें उन छोटे छोटे खर्चों के बारे में सोचने को कहता है जो हम रोजाना बिना किसी सोचे समझे करते हैं, जैसे बाहर से कॉफी लेना, बार बार बाहर खाना खाना या फिर कुछ अनावश्यक सामान खरीदना। इन छोटे खर्चों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इन्हें जोड़कर देखा जाए तो ये खर्च सालों में एक बड़ी रकम में बदल सकते हैं। हर्षित कहता है कि यह वही लैट फैक्टर है, यानी ऐसे खर्च जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं, लेकिन ये हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। हर्षित ने इस सिद्धांत को और विस्तार से समझाते हुए हमें यह बताया कि अगर हम अपने रोजाना के इन छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान दें और इन्हें कंट्रोल करें, तो हम आसानी से अपनी बचत और निवेश को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप रोज बाहर से एक महंगी कॉफी खरीदते हैं, तो महीने में उस पर 1000 से 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर यह पैसा आप हर महीने अपनी सेविंग्स या निवेश में डालते हैं, तो समय के साथ यह रकम एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है। हर्षित इसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट मानता है। हर्षित हमें यह बताता है कि लैट फैक्टर को पहचानने और इसे कंट्रोल करने से हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। जिम और सू ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया था। वे अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलने में सफल रहे थे और यही कारण था कि उनकी सेविंग्स बढ़ने लगीं। उन्होंने अपनी कॉफी और बाहर खाने के खर्चों को कम किया और इस पैसे को अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया। हर्षित का मानना है कि यह कदम एक छोटी सी शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह बड़ी परिवर्तन का हिस्सा बन सकती है। जब हम अपनी आदतों को बदलते हैं, तो हमारे पैसे की बचत और निवेश बढ़ने लगते हैं, जो आखिरकार हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। हर्षित हमें यह भी बताता है कि लैट फैक्टर के अलावा हमें अपनी अन्य छोटी आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस, अननेसेसरी शॉपिंग या फिर ऐसे खर्च जो हमें सच में जरूरी नहीं होते। अगर हम इन खर्चों को पहचानकर इनसे बचते हैं, तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत बना सकते हैं। हर्षित के अनुसार यह कदम छोटा जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद गहरा है। अगर हम अपनी आदतों को बदलकर लैट फैक्टर को कम करने में सफल होते हैं, तो यह हमें बड़े फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो यह था तीसरा अध्याय, जिसमें हर्षित ने हमें लैट फैक्टर के महत्व को समझाया और हमें यह सिखाया कि छोटे छोटे खर्चों को पहचानकर हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। अगले अध्याय में हर्षित हमें और गहरी स्ट्रैटेजीज बताएंगे जो हमें फाइनेंशियली फ्री बनाने में मदद करेंगी। चैप्टर 4, ऑटोमैटिक सेविंग्स, ऑटोमैटिक सेविंग्स। हर्षित आज हमें द ऑटोमैटिक मिलियनेयर के चौथे अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख देने जा रहा है, जिसे डेविड बाक ने ऑटोमैटिक सेविंग्स कहा है। हर्षित इस सिद्धांत को समझाते हुए कहता है कि फाइनेंशियल सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमैटिक बना लें। यह कदम इतना सरल है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। हर्षित बताता है कि अगर हम अपनी सेविंग्स को ऑटोमैटिक बना लें, तो यह हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करेगा और हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर्षित बताता है कि सबसे पहले आपको अपने बैंक से एक ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेटअप करना होगा, जिससे आपकी इनकम का एक हिस्सा हर महीने ऑटोमैटिकली आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। जिम और सू ने भी यही तरीका अपनाया था। उन्होंने अपनी इनकम का 10 से 15% हिस्सा हर महीने बिना किसी मेहनत के अपने रिटायरमेंट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट फंड्स में डालना शुरू किया था। हर्षित कहता है कि यह तरीका सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि यह आपको बचत के लिए नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए जिम्मेदार बनाता है। हर्षित समझाता है कि जब आप सेविंग को ऑटोमैटिक बनाते हैं, तो आपका पैसा आपके खर्चों से पहले बचता है। इसका मतलब यह है कि आप हर महीने अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च नहीं करते, बल्कि पहले अपनी सेविंग्स को प्राथमिकता देते हैं। इससे आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स कंट्रोल में रहती हैं और आप कभी भी अपने गोल्स से भटकते नहीं हैं। हर्षित उदाहरण देते हुए कहता है कि यह तरीका बिल्कुल उसी तरह है
जैसे अगर आप अपनी कार को खुद चलाने के बजाय किसी एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर को देते हैं तो आपकी यात्रा सुरक्षित और तेज हो जाती है। इसी तरह जब आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बना देते हैं तो आपका पैसा खुद बढ़ने लगता है और आप बिना किसी कठिनाई के अपने फाइनेंशियल गोल्स की ओर बढ़ते जाते हैं। हर्षित हमें यह भी बताता है कि इस प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार अपना ट्रांसफर बंद कर देते हैं या कभी भूल जाते हैं तो यह तरीका काम नहीं करेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप एक बार अपने सेविंग्स का ऑटोमेशन सेट करें और फिर उसे अपने मंथली रूटीन का हिस्सा बना लें। हर्षित इस चैप्टर में एक और महत्वपूर्ण सलाह देता है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। अगर आप अभी शुरू नहीं करते हैं तो आप कभी नहीं करेंगे। छोटी शुरुआत करें, लेकिन तुरंत करें और फिर समय के साथ आप देखेंगे कि आपका पैसा कैसे बढ़ता है। हर्षित अंत में हमें यह याद दिलाता है कि ऑटोमेटिक सेविंग्स का तरीका कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच सकता है। तो यह था चौथा अध्याय जिसमें हर्षित ने हमें सिखाया कि सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाना हमारे फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कितना जरूरी है। अगले अध्याय में हर्षित हमें बताएगा कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 5, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स। हर्षित आज हमें द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के 5वें अध्याय की महत्वपूर्ण सीख देने जा रहा है, जिसे डेविड बाक ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कहा है। हर्षित इस सिद्धांत को समझाते हुए बताता है कि सही निवेश आपके पैसे को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। वह कहता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि निवेश केवल अमीरों के लिए होता है, लेकिन यह सच नहीं है। निवेश हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे आपकी आय छोटी हो या बड़ी। हर्षित बताता है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय कॉम्प्लिकेटेड या हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स करने की आवश्यकता है। इसके बजाय आपको अपने पैसे को ऐसे निवेश में लगाना चाहिए जो सरल, सुरक्षित और कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने वाले हों। हर्षित की राय में सबसे अच्छा निवेश वह होता है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हो और उसे समय के साथ बढ़ने दिया जाए। हर्षित जिम और सू की कहानी का हवाला देते हुए कहता है कि वे दोनों ने अपनी सेविंग्स को लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबी अवधि में बहुत अच्छा था। इस निवेश ने उन्हें सफलता दिलाई और उनकी वेल्थ को स्टेडिली बढ़ाया। हर्षित हमें यह बताता है कि सबसे अच्छे निवेश वो होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट वह शक्ति है जो समय के साथ आपके पैसे को बढ़ाती है। यह आपको बिना किसी मेहनत के बस आपके पैसे पर ब्याज मिलने के कारण लगातार ग्रोथ देती है। हर्षित कहता है कि जब आप एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चुनते हैं तो आपका पैसा बिना किसी जोखिम के बढ़ता जाता है और इस प्रक्रिया में कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा योगदान होता है। हर्षित एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देता है और वह है स्टार्ट नाउ। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे जब और अधिक पैसे कमाएंगे तभी निवेश करेंगे, लेकिन हर्षित कहता है कि यह गलत है। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपके पैसे का प्रभावी उपयोग शुरू हो जाएगा। वह एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि अगर आप आज ही छोटे अमाउंट्स में निवेश करना शुरू करते हैं तो अगले 10 से 20 सालों में इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। हर्षित आगे बताता है कि एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, यानी आपको अपना पैसा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर निवेश करना चाहिए। इससे आपका रिस्क कम होता है और रिटर्न्स पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिम और सू ने भी अपनी सेविंग्स को अलग अलग म्यूचुअल फंड्स और अदर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में वितरित किया था ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे और अच्छे रिटर्न्स भी मिले। हर्षित इस चैप्टर में हमें यह भी बताता है कि निवेश करते समय यह जरूरी है कि हम किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन दे सके। वह कहते हैं कि निवेश के लिए सीखना और सही निर्णय लेना समय और ज्ञान का काम है। हर्षित अंत में यह कहता है कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है आपके पैसे को सही जगह पर लगाना और उसे समय के साथ बढ़ने देना। इसके लिए सही रास्ता, सही स्ट्रैटेजी और पेशेंस की जरूरत होती है। वह हमें याद दिलाता है कि छोटी शुरुआत करने से ही बड़े निवेश की दिशा मिलती है। तो यह था 5वां अध्याय,
जिसमें हर्षित ने हमें बताया कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कैसे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाती है। अगले अध्याय में हर्षित हमें बताएगा कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे और भी बेहतर बना सकते हैं ताकि हम अपने गोल्स को जल्द हासिल कर सकें। चैप्टर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग। हर्षित आज हमें द ऑटोमैटिक मिलियनेयर के 6ठे अध्याय की महत्वपूर्ण सीख देने जा रहा है, जिसे डेविड बाक ने फाइनेंशियल प्लानिंग कहा है। हर्षित कहता है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके लिए एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान बनाना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पैसे को सही दिशा में लगाते हैं ताकि हम अपने दीर्घकालिक फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकें। हर्षित बताता है कि एक सही फाइनेंशियल प्लान से हमारी हर एक पैसे की योजना बन जाती है, जिससे हमें अपने पैसे को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं होती। हर्षित समझाता है कि सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए वह है अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट रूप से पहचानना। आपको यह जानना होगा कि आप किसे हासिल करना चाहते हैं। क्या आप रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा रहे हैं, या आप घर खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं, या फिर आप बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं। जब आपके गोल्स साफ होंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस दिशा में पैसे निवेश करने चाहिए। हर्षित उदाहरण देते हुए बताता है कि जैसे जिम और सू ने अपनी लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रही। हर्षित हमें यह बताता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान हमें बजट बनाने की आदत भी डालनी चाहिए। बजट से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कहां और कैसे पैसे खर्च कर रहे हैं। यह एक अच्छा तरीका है अपने खर्चों को ट्रैक करने का और यह सुनिश्चित करने का कि आप ज्यादा खर्च नहीं कर रहे। हर्षित यह भी कहता है कि अगर आपके पास एक सॉलिड बजट प्लान है तो आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट गोल्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। हर्षित आगे कहता है कि एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। कभी कभी हमें अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना करना पड़ता है या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलती है। इसलिए यह जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल प्लान किसी तरह के अनफोर्सीन चेंजेस के लिए तैयार हो। हर्षित कहता है कि इसके लिए एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए जो आपको अचानक आने वाले फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचने में मदद करेगा। हर्षित हमें यह भी बताता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है सही डेट मैनेजमेंट भी। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो उसे जल्दी से जल्दी चुकता करना भी आपके फाइनेंशियल प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए। हर्षित कहता है कि कर्ज जितना जल्दी चुकता किया जाए उतना अच्छा होता है, क्योंकि यह आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। हर्षित इस चैप्टर में एक और जरूरी बात पर जोर देता है और वह है गोल सेटिंग के साथ साथ खुद को अकाउंटेबल रखना। जब आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स के प्रति जिम्मेदार होते हैं तो आप उन्हें हासिल करने के लिए सही दिशा में काम करते हैं। वह कहता है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति कमिटेड हैं तो आप किसी भी कठिनाई का सामना करके उन्हें हासिल कर सकते हैं। हर्षित अंत में कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसे बचाने और निवेश करने से नहीं है, बल्कि यह एक पूरे जीवन के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। यह आपकी सफलता की कुंजी है जो आपको लंबे समय तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाती है। तो यह था 6ठा अध्याय, जिसमें हर्षित ने हमें सिखाया कि फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना कोई भी फाइनेंशियल सक्सेस संभव नहीं है। सही दिशा में किया गया फाइनेंशियल प्लानिंग हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। अगले अध्याय में हर्षित हमें बताएगा कि कैसे अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। चैप्टर 7 परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली। हर्षित आज हमें द ऑटोमैटिक मिलियनेयर के 7वें अध्याय की महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराएगा, जिसमें डेविड बाक ने फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली पर जोर दिया है। हर्षित कहता है कि अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा कदम है जो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग किसी भी आपातकालीन स्थिति में आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें, तो इसके लिए आपको पहले से योजना बनानी होगी। हर्षित समझाता है कि सबसे पहला कदम है लाइफ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को समझना।
जब तक आपके पास एक मजबूत लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं है, तब तक आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। हर्षित कहता है कि जीवन में कभी भी अनिश्चित घटनाएं हो सकती हैं, और अगर आप अचानक दुनिया से चले जाते हैं तो आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना चाहिए। जीवन बीमा एक ऐसी सुरक्षा है जो आपके परिवार को आपके बिना भी आर्थिक रूप से स्थिर रख सकती है। हर्षित ने जिम और सू का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा दी थी। हर्षित आगे कहता है कि इसके अलावा एक और जरूरी कदम है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेना। अगर आप किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण काम करने में सक्षम नहीं रहते, तो डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। हर्षित की मान्यता है कि हम किसी भी अनहोनी से बचने के लिए ऐसे सुरक्षा उपायों का उपयोग करके अपने परिवार को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। हर्षित यह भी बताता है कि एक और महत्वपूर्ण तरीका है एस्टेट प्लानिंग। अगर आपने पहले से अपने संपत्ति और संपत्ति वितरण की योजना नहीं बनाई है, तो आपकी संपत्ति के मामले में समस्या हो सकती है। हर्षित कहता है कि सही एस्टेट प्लानिंग से आपके परिवार को आपकी संपत्ति के मामलों में कोई कठिनाई नहीं होगी, और यह उन्हें आपके बिना भी सही तरीके से अपनी जीवन शैली बनाए रखने में मदद करेगा। हर्षित हमें यह भी बताता है कि भविष्य में बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाना भी एक जरूरी कदम है। अगर आप बच्चों की शिक्षा के लिए पहले से बचत नहीं कर रहे हैं, तो यह आपके परिवार के लिए एक वित्तीय बोझ बन सकता है। हर्षित का कहना है कि बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से एक फंड बनाना चाहिए और उसी में नियमित रूप से निवेश करना चाहिए। इस तरीके से जब समय आएगा तो आप आसानी से बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे निकाल सकते हैं। हर्षित इस चैप्टर में यह भी बताता है कि हमें परिवार के वित्तीय मामलों पर चर्चा करते हुए पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य जब अपने पैसे के बारे में सही जानकारी रखते हैं, तो वे किसी भी अनहोनी स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। हर्षित अंत में कहता है कि परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा की दिशा में हर कदम महत्वपूर्ण है, और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके परिवार के पास किसी भी संकट में आर्थिक रूप से संभलने की शक्ति हो। यही कारण है कि जीवन बीमा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, एस्टेट प्लानिंग और बच्चों की शिक्षा के लिए बचत जैसे उपायों को अपनाना जरूरी है। तो यह था 7वां अध्याय, जिसमें हर्षित ने हमें सिखाया कि परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। अगले अध्याय में हर्षित हमें बताएगा कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को और भी तेजी से पूरा कर सकते हैं और अपने वित्तीय आत्मनिर्भरता को और भी मजबूत बना सकते हैं। चैप्टर 8, वित्तीय आत्मनिर्भरता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हर्षित आज द ऑटोमैटिक मिलियनेयर के 8वें अध्याय में एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड बाक ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहा है। हर्षित के अनुसार वित्तीय आत्मनिर्भरता केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हर दिन के वित्तीय फैसलों में स्वतंत्रता और नियंत्रण देता है। यह तब होता है जब आप अपने पैसे से काम करवाने में सक्षम होते हैं, न कि आपके पैसे के लिए काम करने में। हर्षित कहता है कि यह आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आपको एक ठोस योजना और सही रणनीतियों की आवश्यकता होती है। हर्षित इस अध्याय में हमें बताता है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता की शुरुआत छोटी बचत और स्मार्ट निवेश से होती है। सबसे पहले आपको अपने खर्चों पर काबू पाना होगा, ताकि आप अपनी आय का एक अच्छा हिस्सा बचा सकें। फिर इस बचत को सही जगह पर निवेश करना होगा, जैसे कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर रिटायरमेंट अकाउंट्स। हर्षित की मान्यता है कि यह छोटी छोटी शुरुआतें ही बड़े वित्तीय आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आपको ले जाती हैं। हर्षित जिम और सू का उदाहरण देते हुए कहता है कि उन्होंने छोटी शुरुआत की थी। शुरुआत में उन्होंने छोटी बचत की थी और उसे अच्छी तरह से निवेश किया था। समय के साथ यह निवेश लगातार बढ़ता गया और उन्हें अपने पैसे के साथ काम करने की स्वतंत्रता मिल गई। यही नहीं, उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर था, जो उन्हें अंततः फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले गया। हर्षित आगे कहता है कि इस प्रक्रिया में पेशेंस बहुत जरूरी है। वित्तीय आत्मनिर्भरता रातों रात नहीं आती, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है जिसमें समय और मेहनत लगती है। आपको अपनी बचत और निवेश को लंबे समय तक बनाए रखना होगा और खुद को इस दौरान किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस से बचाना होगा।
हर्षित ने इसे स्लो एंड स्टडी के सिद्धांत से जोड़ा, जो कहता है कि जो लोग अपना पैसा समय के साथ बढ़ाते रहते हैं वे आखिरकार सफलता हासिल करते हैं। हर्षित एक और महत्वपूर्ण बात बताता है और वह है कैश फ्लो मैनेजमेंट। इसके तहत आपको यह समझना होगा कि आपकी आय और खर्च के बीच का संतुलन कैसे बनाए रखना है। अगर आपके खर्च आपकी आय से अधिक हैं, तो आप कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। इसलिए अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में डालने के लिए जरूरी कदम उठाना होगा। हर्षित हमें यह भी बताता है कि आपके पैसे को केवल बचाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसे सही तरीके से निवेश नहीं करेंगे। निवेश के माध्यम से ही आपका पैसा बढ़ेगा और आपको वित्तीय आत्मनिर्भरता मिलेगी। हर्षित अंत में यह बताता है कि वित्तीय आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि आप कभी काम नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि आप किसी भी वित्तीय संकट से सुरक्षित रहते हुए अपनी पसंद के काम को कर सकेंगे। यह एक तरह से स्वतंत्रता है जिसमें आप अपनी पसंद से जीवन जी सकते हैं। हर्षित का कहना है कि यह आत्मनिर्भरता आपको अपने सपनों को पूरा करने का अवसर देती है, चाहे वह यात्रा करना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो या फिर अपना समय अपने परिवार के साथ बिताना हो। तो यह था 8वां अध्याय, जिसमें हर्षित ने हमें सिखाया कि वित्तीय आत्मनिर्भरता एक लंबी यात्रा है जो सही बचत, स्मार्ट निवेश और पेशेंस से हासिल की जा सकती है। अगला अध्याय हर्षित हमें बताएगा कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को और भी तेजी से पूरा कर सकते हैं और आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 9, पैसे के बारे में सही मानसिकता, दी राइट मनी माइंडसेट। हर्षित आज दी ऑटोमैटिक मिलियनेयर के 9वें अध्याय की महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा करेगा, जिसमें डेविड बाक ने दी राइट मनी माइंडसेट पर जोर दिया है। हर्षित का कहना है कि वित्तीय सफलता का सबसे अहम हिस्सा आपकी मानसिकता है। अगर आप पैसे के बारे में सही मानसिकता रखते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। हर्षित बताता है कि पैसे के बारे में सोचने और उन्हें प्रबंधित करने का तरीका आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हर्षित के अनुसार पैसे के प्रति सही मानसिकता का मतलब है कि आप अपने पैसे को एक उपकरण के रूप में देखें, न कि सिर्फ एक आवश्यकता के रूप में। जब आप इसे एक साधन के रूप में देखते हैं, तो आप इसका सही उपयोग करते हैं और इसे अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं। हर्षित कहता है कि अधिकांश लोग पैसे को सिर्फ एक उद्देश्य के रूप में देखते हैं, यानी पैसे कमाने के लिए काम करना। लेकिन असल में यह आपकी पूरी जिंदगी को सकारात्मक दिशा देने का एक तरीका हो सकता है। हर्षित हमें यह भी बताता है कि सही मानसिकता का मतलब यह नहीं है कि आप पैसे से चिपके रहें या उसे बहुत खर्च करें। इसके बजाय यह है कि आप अपने पैसे को समझदारी से खर्च और निवेश करें, ताकि वह भविष्य में आपके लिए काम करे। वह कहता है कि हर व्यक्ति को यह समझने की जरूरत है कि पैसा केवल एक साधन है जिससे आप अपनी जिंदगी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास पैसे के सही इस्तेमाल की मानसिकता होती है, तो आप उन्हें अच्छे तरीके से निवेश करते हैं ताकि वे आपको आगे चलकर फायदा दें। हर्षित के अनुसार सही मानसिकता रखने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के उद्देश्य और लक्ष्य को पहचानें। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं, तो आप उन लक्ष्यों को पाने के लिए पैसे का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जिम और सू ने जब अपनी वित्तीय यात्रा शुरू की थी, तो उनका स्पष्ट उद्देश्य था आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। उन्होंने हर कदम पर सही मानसिकता रखी और धीरे धीरे वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हुए। हर्षित एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिलाता है, जो है पॉजिटिव मनी माइंडसेट। इसका मतलब है कि हमें पैसे को लेकर नकारात्मक सोच से बाहर आना चाहिए। हर्षित कहता है कि अगर आप यह सोचते हैं कि पैसा सिर्फ संघर्ष और मेहनत से आता है, तो यह आपकी मानसिकता को सीमित कर सकता है। इसके बजाय आपको यह मानना होगा कि पैसा आपके जीवन में खुशहाली और विकास लाने का एक उपकरण है। जब आप पैसे के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आप उसे सही दिशा में निवेश कर सकते हैं और उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हर्षित हमें यह भी बताता है कि पैसे के बारे में सही मानसिकता रखने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि आप आर्थिक कठिनाइयों से जल्दी उबर सकते हैं। अगर आप अपने पैसे को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं,
तो किसी भी संकट के दौरान आप सही निर्णय ले सकते हैं और अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। हर्षित अंत में यह कहता है कि सही मानसिकता ही वह कुंजी है जो आपको वित्तीय सफलता की ओर ले जाती है। यह मानसिकता आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है और यही सफलता का रास्ता बनती है। तो यह था 9वां अध्याय, जिसमें हर्षित ने हमें सिखाया कि पैसे के प्रति सही मानसिकता कैसे हमारे वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकती है। अगले अध्याय में हर्षित हमें बताएगा कि कैसे हमें अपने जीवन में वित्तीय सफलता को स्थायी बनाने के लिए सही आदतें विकसित करनी चाहिए। यह था द ऑटोमैटिक मिलियनेयर का सार, जिसमें डेविड बाक ने हमें दिखाया कि कैसे हम अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में दी गई महत्वपूर्ण सीखों को अपनाकर हम अपनी आय को समझदारी से खर्च कर सकते हैं, स्मार्ट निवेश कर सकते हैं और एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। डेविड बाक ने हमें यह समझाया कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसे कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे को संभालने, बचाने और निवेश करने से आता है। उन्होंने यह भी बताया कि पैसे के बारे में सही मानसिकता और दृढ़ लक्ष्य निर्धारण से हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इस किताब से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि छोटे कदमों से शुरू होकर हम अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस किताब की सीखें आपके लिए एक मजबूत रास्ता हो सकती हैं। आपको बस एक ठोस योजना बनाने, निवेश करने और सही मानसिकता रखने की जरूरत है। यही आपके वित्तीय आत्मनिर्भरता की कुंजी है, जो समय के साथ आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अब, जैसा कि आपने हमारे साथ इस पुस्तक का सार सुना, हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा उद्देश्य है कि हम आपको किताबों के माध्यम से महत्वपूर्ण ज्ञान और शिक्षा प्रदान करें। हम लगातार आपके लिए किताबों के सार और विचारों को हिंदी में प्रस्तुत करने के प्रयास में हैं, ताकि आप अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। यदि आपको हमारी यह पेशकश पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। हम जल्द ही एक और किताब के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद।